जूजिन अब इतने सारे ह्यूमन से लड़ चुकी थी कि वो परेशान हो चुकी है और वो कहती है कि मेरी बारी में ही तुम सब क्यों आ रहे हो, तुम प्लीज यार चले जाओ यहाँ से। गाबीमारू उससे पूछता है क्या तुम इंसानों को पकड़ के अमृत में बदलती हो, लेकिन ये सुन के जूजिन को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों भी फाइट करने लगते हैं। लेकिन गाबीमारू के हमले से टेंसन का हाथ टूट जाता है और उसके बाद गाबीमारू ऐसे किक मारता है कि उसकी गर्दन घूम जाती है, लेकिन हमेशा की तरह वो अपनी सारी इंजरीज इंस्टेंटली हील कर लेती है। गाबीमारू उसकी हीलिंग एबिलिटीज को देख के समझ जाता है कि ये वही टेंसन है जिसके बारे में ग्रूट ने बताया था, तो वो अपने फायर निंजुत्सु का यूज करके उसे जला देता है और फिर डोर से अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन तभी तेज आंच में भुना हुआ टेंसन उस पर हमला करता है, जिसके बाद जूजिन एक आदमी का रूप ले लेता है जिनको लगता है कि गाबीमारू को उसने मार दिया है और वो पछताने लगता है क्योंकि वो उसका यूज करके और भी अमृत बना सकते थे। पर वो ये देख के शॉक हो जाता है कि गाबीमारू अभी भी खड़ा था। गाबीमारू उससे पूछता है कि क्या तुम ही टेंसन हो, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और उनकी फाइट फिर से शुरू हो जाती है। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि गाबीमारू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, लेकिन गाबीमारू को तो बस एलेक्सिर की लोकेशन पता करनी है। पर टेंसन उसे कुछ नहीं बताता। उससे लड़ते वक्त गाबीमारू सोचने लगता है कि क्या ये अमर है, इसके ऊपर तो फायर का भी असर नहीं हुआ। तभी गाबीमारू उसके पेट पे जोरदार किक मारता है जिससे टेंसन की बॉडी एक्चुअली डैमेज होती है। ये देख के गाबीमारू सोच में पड़ जाता है कि पहले तो मेरे हमलों का इस पे कोई असर नहीं हो रहा था, तो अब क्या अलग हुआ। इसके बाद वो फिर से एक लड़की में बदल जाती है और वो अपनी पावर का यूज करके गाबीमारू को एक इनविजिबल पंच मारती है। इससे गाबीमारू बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मान सकता था। जिसके बाद टेंशन लगातार उसके ऊपर पंच मार रही होती है, पर वो अपनी वाइफ को याद करता है जो उसे स्ट्रेंथ देती है और वो टेंशन और खुद के बीच का डिस्टेंस क्लोज कर लेता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जिंदा घर वापस जाना है। इसके बाद गाबीमारू इतनी तेजी से मुक्के मार रहा होता है कि टेंशन को हील करने का टाइम ही नहीं मिलता और वो जख्मी हालत में जमीन पे पड़ा होता है। लेकिन गाबीमारू जानता है कि वो मरा नहीं है और उससे पूछता है अमृत तुमने कहाँ रखा है, लेकिन जिन बस हंसती है और उसके शरीर के ऊपर फूल उगने लगते हैं और इसके बाद वो फूलों से भरे मॉन्स्टर में बदल जाती है, जिसमें कि एक हिस्सा औरत का होता है और दूसरा हिस्सा आदमी का। ये देख के गाबीमारू डर जाता है, लेकिन वो खुद के मन को शांत करता है और सोचने लगता है कि वो इसे कैसे हराए। पर इससे पहले कि गाबीमारू का कुछ दिमाग चलता, वो मॉन्स्टर गाबीमारू पे बिजली के हमले करता है। गाबीमारू को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि उसके ऊपर तो फायर निंजुत्सु का भी कोई असर नहीं हुआ था। इस आइलैंड पे आने के बाद इतनी सारी अजीब अजीब चीजें हुई थी कि वो सोचने लगता है कि क्या ये सब असली भी है या वो बस एक भयानक सपना देख रहा है। तभी हम देखते हैं कि गाबीमारू अपने घर में सो के उठता है। वो कुछ देर अपनी वाइफ से बात करता है, लेकिन धीरे धीरे उनके आसपास का सारा सामान गायब हो जाता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि सपने में ही सही मैं तुमसे बात तो कर पाया, पर असलियत में मॉन्स्टर ने गाबीमारू को जकड़ के रखा हुआ है और वो उसके गले को मरोड़ने लगती है। तभी गाबीमारू को याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे सिखाया था कि अगर वो अपने अपोनेंट को डिफीट ना कर पाए तो उसे अपने सबसे पावरफुल हमले का यूज करना चाहिए ताकि वो अपने साथ साथ एनिमी को भी मार पाए। वो उस मॉन्स्टर के हाथों को जला देता है, पर अब वो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है और बेहोश हो जाता है। तभी अचानक से वहाँ मे आ जाती है। वो अपने और गाबीमारू के चारों ओर एक कवच बना लेती है, पर टेंशन के हमले से वो दोनों ही पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वो राक्षस फिर से लड़की में बदल जाता है और कहता है कि मे तुम ये क्या कर रही हो। वहीं अगली सुबह सेंटा सागिरी से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से ही गाबीमारू वहाँ से अकेला भागा था। सागिरी कहती है कि अगर गाबीमारू होराई की तरफ गया है तो हमें भी जल्दी ही उसके पीछे जाना चाहिए, पर यूजुरिहा कहती है कि ये उसका अपना डिसीजन था और एक सामुराई को एक क्रिमिनल के बारे में इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। पर ग्रूट उसे बीच में ही रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें होराई जाने में मदद करूंगा, क्योंकि मे भी उसे सुबह से नहीं दिखी थी तो उसे लगता है कि मे भी गाबीमारू के पीछे गई है। ये सुन के कि ग्रूट उनकी मदद करेगा होराई जाने में, यूजुरिहा अपनी बात से पलट जाती है और कहती है कि वो भी गाबीमारू को ढूंढने में सागिरी की मदद करेगी। रास्ते में यूजुरिहा टेंशन के बारे में ग्रूट से पूछती है, जिसपे वो बताता है कि टेंशन 7 तरह के हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 7 टेंशन्स को देखते हैं। वो सब बात कर रहे होते हैं कि उन्हें मेल बनना पसंद है या फीमेल। तभी वहाँ रिन नाम का प्राणी आता है। वो उनसे कहता है कि ये बकवास छोड़ो, हमें जो ह्यूमंस यहाँ पधारे हैं उनके बारे में बात करनी है। ये उन ह्यूमन से अलग है जिन ह्यूमन से हमारा पहले सामना हो चुका है। जूफा जूजिन पे गुस्सा करता है क्योंकि उसने कई ह्यूमंस को अपने हाथों से बच के जाने दिया था और वो एक इनविजिबल हमले से उसका सर उड़ा देता है। और जब जिन खुद को रिजनरेट करती है वो एक बुढ़िया में बदल चुकी थी। ये देख के रिन कहता है कि तुम ये फालतू की हरकतें करना बंद करो, हम एक परिवार की तरह हैं और जू जिनको नुकसान पहुंचाने का हक सिर्फ मेरा है। इसके बाद रिन जूफा से उन ह्यूमंस के बारे में पूछता है जिनसे उसकी लड़ाई हुई थी। जूफा उसे बताता है कि उसने उन्हें गड्ढे में डाल दिया था, लेकिन रिन उसे वार्न करता है कि हमें इंसानों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे कई मॉन्स्टर्स की लाशें मिली थी जिसे कि कोई आम इंसान तो नहीं मार सकता। रिन को लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान उस टैनवेल से बाहर आ जाए और ये ह्यूमंस काफी चालाक है तो हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। इसके बाद रिन जूजिन से पूछती है कि जिस ह्यूमन से तुम्हारी लड़ाई हुई थी क्या तुमने उसे मार दिया। जिन हाँ कहती है। इसके बाद सभी टेंशन एक बर्तन से जूस पीते हैं जिसे पीने के बाद जूजिन फिर से जवान हो जाती है। वहीं ग्रूट आगे बताता है कि उसके विलेज के जो लोग थे वो पहले इंसान हुआ करते थे, लेकिन 1000 साल पहले वो ट्री में बदलने लगे
और जब वो ट्री में बदलने लगे थे वो होराई के पास आए ताकि उनकी सोल पैराडाइज में एंटर कर पाए। लेकिन कौन होराई में जाएगा और कौन नहीं, इसका डिसीजन सिर्फ टेंशन ही ले सकते हैं। और इसके बाद फाइनली हम गाबिमारू और मे को देखते हैं और गाबिमारू सोच रहा होता है कि क्या मुझे मे ने बचाया। और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर को याद करता है जिससे उसकी भयंकर लड़ाई हुई थी। वो सोचता है कि वो भगवान तो हो नहीं सकते, वो एक तरह का राक्षस ही है। अगर ऐसी बात है तो मुझे एक प्लान की जरूरत होगी और कुछ लोगों की, और उसके बाद हम जरूर उसे हरा पाएंगे। तभी वहाँ टामिया और उसका एक्सिक्यूशनर आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हालत तो पहले ही इतनी खराब है, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। पर इसके बाद वो काफी देर तक एक दूसरे से यही बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारी ये कमजोरी है, तुम्हारी ये ताकत है, और लड़ते नहीं। और जब लड़ने की बारी आती है तो फूची उन्हें रोक देता है। फूची कहता है कि इस लड़ाई का हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला और सजेस्ट करता है कि हमें गाबिमारू से बस इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। गाबिमारू समझ जाता है कि वो इस हालत में उन दोनों को नहीं हरा सकता, तो वो पलटी मारता है और कहता है कि हमें साथ में काम करना चाहिए। पर टामिया को इस पे यकीन नहीं हो रहा होता। वो अपनी तलवार निकालता है और उस पे हमला करता है, पर ऐन वक्त पे रुक जाता है। वहीं गाबिमारू अपनी जगह से हिला भी नहीं। टामिया श्योर होना चाहता है कि गाबिमारू किसी तरह से उन्हें ट्रिक नहीं करना चाह रहा और कहता है कि ए चुचुंदर, तू हमारे साथ अलायंस क्यों करना चाहता है। तो गाबिमारू उन्हें टेंशन के बारे में बता देता है। उसकी बातें सुन के वो दोनों हैरान होते हैं, पर उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं होता। तो टामिया कहता है कि उन्हें पहले इन टेंशन क्रीचर से मिलना चाहिए। पर फूची उससे कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम इसके साथ काम करना चाहते हो, ये हमारा कंपटीशन है। तो टामिया कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे माफी नहीं चाहिए, मैं तो बस अमर होना चाहता हूँ। ये सुन के फूची हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम एलेक्सर ऑफ लाइफ खुद पीना चाहते हो। पर टामिया कहता है अबे ओ टिंगू, पागल है क्या, इतने साल कौन जिएगा, मैं तो बस कुछ इतना बड़ा करना चाहता हूँ कि मुझे लोग हमेशा के लिए याद रखें। इसके बाद वो तीनों ऑफिशियली एक ग्रुप बन जाते हैं और फूची चाहता है कि गाबिमारू उन्हें और इन्फॉर्मेशन दे। तभी वहाँ मे को होश आ जाता है और गाबिमारू ये देख के हैरान था कि पहले से वो बड़ी हो चुकी है। और इसके बाद मे हकलाते हुए गाबिमारू का नाम लेती है। ये सुन के गाबिमारू और चौंक जाता है और वो उससे टेंशन को हराने का तरीका पूछता है। मे टाओ शब्द का यूज करती है और वो बार बार कहती है कि टाओ ताकतवर है और टाओ कमजोर भी है, टाओ दिमाग में है, बॉडी में है, नाभि के थोड़ा नीचे है, और ऐसे ही बोलती जाती है। लेकिन गाबिमारू को और उन दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और बताए, वहाँ कुछ शासन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। टामे आगे बढ़ता है और एक तलवार के वार से ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है। वो कहता है कि टेंशन को हराने का तरीका वो टाओ ही है, पर उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम इन मॉन्स्टर्स में प्रैक्टिस करते हैं। वो मे को अपने कंधे पे बिठा लेता है और उससे पूछता है कि टाओ को कैसे यूज करते हैं। वहीं गाबिमारू की नजर मॉन्स्टर्स के पीछे एक थोड़े बहुत इंसान जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर पे पड़ती है और वो सोचता है कि आखिर ये कौन है। चलो अब सीन थोड़ा शिफ्ट करते हैं और सागिरी के ग्रुप को देखते हैं। सेंटा कहता है कि जो हमें ग्रूट ने इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये कोई पैराडाइज है, ये तो इंसानों द्वारा बनाए गए रिलीजियंस और कल्चर्स की खिचड़ी है। और सेंटा को लगता है कि ये आइलैंड किसी ह्यूमन ने बनाया है। इसके बाद वो सब ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो टेंशन को हराएंगे कैसे। तो ग्रूट उन्हें टाओ के बारे में बताता है। वो कहता है कि टाओ एक सुपर पावर जैसी है जो कि दुनिया की हर चीज में मौजूद है। जो टाओ को मास्टर कर लेता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो किसी भी इंजरीज को हील कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ नूरुगाय उस पे पीछे से हमला करने जाती है, लेकिन शियोन आसानी से बच जाता है और वो उसे तलवारबाजी सिखाने से मना कर देता है। नूरुगाय उससे रिक्वेस्ट करती है कि आपने ही तो कहा था कि हम टेंजा का बदला लेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे तलवार चलाना सिखाएं ताकि मैं दोबारा किसी अपने करीबी को हर्ट ना होने दूं। ये सुन के शियोन उसे बताता है कि कैसे वो अपने आसपास वेव्स को सेंस कर सकता है और इसी वजह से उसकी आंखें ना होने के बावजूद भी वो चीजों को देख सकता है। अगर तुम भी इन वेव्स को महसूस करना चाहती हो तो तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। तुम्हें अपने दिमाग में गुस्से और शांति के स्टेट के बीच में रहना होगा। इसके बाद शियोन कहता है कि इस चीज को सीखना इतना आसान नहीं है, मैं भी इसको अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। तो नूरुगाय उससे तलवारबाजी सिखाने के लिए ही रिक्वेस्ट करती है। तो शियोन उसे तलवारबाजी के बारे में चीजें बताने लगता है। तभी उनके पीछे एक मॉन्स्टर आता है जिसका गला शियोन आसानी से काट देता है। इसके बाद शियोन एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को हराता जाता है। नूरुगाय भी उसे देख के चीजें सीखने लगती है और वो भी उसकी टेक्निक का यूज करके कुछ मॉन्स्टर्स को हरा देती है। इसके बाद हम दो टेंसन्स को देखते हैं जो कि आपस में इलू इलू कर रहे होते हैं। वो उसी बड़े से कुएं की बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अगर वो इंसान को उस कुएं में फेंकते हैं तो वो खुद ही फूल बन जाते हैं। वो गुफा इतनी गहरी है कि कोई इंसान उस पे गिरने के बाद वापस आ ही नहीं सकता। वो ऊपर आने की कोशिश भी करें तो फूल बने हुए इंसान उन्हें रोक देते हैं। वो नंगू पुंगू लोग कह रहे थे कोई उस गुफा से बाहर नहीं आ सकता, पर चौबे जी तो अपने भाई को अपने कंधे पे बिठा के बाहर आ जाते हैं। चौबे सभी टेंशन को मारना चाहता है, लेकिन टोमा कहता है कि हमें यहाँ से बच के चले जाना चाहिए। लेकिन चौबे बदला लेना चाहता है। वो टोमा को बताता है कि उसे लगता है कि उनकी कमजोरी उनके सेंटर में है, क्योंकि जब उसने उसे काटा था तो उसने अपने उस हिस्से को रिजनरेट किया था जो कि उसके सेंटर से जुड़ा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ एक और मॉन्स्टर आ जाता है। वो कहता है कि वो एक दोषी है। वो बताता है कि वो यहाँ लॉर्ड टेंसन के कहने पे जांच करने के लिए आया है और उसके कई साथी भी हैं जो कि बचे खुचे इंसानों की जांच करने के लिए गए हैं। इसके बाद दोषी उन दोनों से कहता है कि वो वेल के अंदर वापस चले जाएं, लेकिन चौबे सीधा उससे भिड़ जाता है और उसका एक हाथ उखाड़ लेता
पड़ता है। डोशी खुद को बचाने के लिए वहाँ काफी सारे शासन को समन करता है, तो टोमा उन शासन से लड़ने लगता है और चौबे उस डोशी से। लड़ाई के दौरान डोशी को पता लग जाता है कि चौबे टाओ का यूज नहीं कर सकता और बिना टाओ का यूज किए वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, तो वो मौका देख के उसकी गर्दन पे हमला करता है, जिससे चौबे जमीन पे गिर जाता है। टोमा घबरा जाता है और अपने भाई की तरफ आने लगता है, लेकिन चौबे फिर से उठ खड़ा होता है और वो डोशी ये देख के घबरा जाता है कि चौबे ने अपनी इंजरी को इतनी जल्दी हील कर लिया। चौबे उससे पूछता है कि जब मैं तुम्हारे पास आया था मुझे तुमसे कुछ अजीब सा फील हुआ था, वो आखिर क्या है? ये सुन के डोशी को और झटका लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से एक ऑर्डिनरी ह्यूमन को टाओ के बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए। डोशी ये भी नोटिस करता है कि चौबे का टाओ पिछली बार से बहुत ज्यादा है। डोशी को लगता है कि अगर उसने इसे जिंदा रहने दिया तो ये बाद में उनके लिए खतरा बन सकता है, तो वो उसे वहीं और उसी वक्त मारने का डिसाइड करता है। उसके अगले हमले से चौबे के दोनों हाथ टूट जाते हैं, पर ये इंजरी भी इंस्टेंटली ठीक हो जाती है। इसके बाद चौबे उसके वीक पॉइंट यानी कि उसकी नाभि पे जोरदार हमला करता है, और अब जब डोशी चौबे का टाओ चेक करता है तो वो देखता है कि उसका टाओ और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये देख के डोशी डिसाइड करता है कि वो अपने टाओ पावर्स का यूज करेगा, और जैसे ही चौबे ये देखता है वो उसके हाथ को अपने पैरों से दबा देता है और कहता है कि अच्छा तो तुम ऐसे टाओ को यूज करते हो। और अब हम देखते हैं कि चौबे भी टाओ को यूज कर पा रहा है, और वो उसके एक ही वार से डोशी को वहीं खत्म कर देता है। वहीं अपने भाई के शरीर में इतने सारे बदलाव होते हुए देख के टोमा को उसकी फिक्र होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ तामिया सभी शासन को मारने में लगा हुआ है, और वो मे से पूछता है कि क्या मैं टाओ यूज कर रहा हूँ, पर मे कहती है कि नहीं, टाओ स्ट्रॉन्ग होता है, टाओ वीक भी होता है। पर ये सारी बातें तामिया के सर के ऊपर से जा रही थी। ऐसी लड़ाई चलती जाती है और वो काफी सारे शासन को मार देते हैं। तभी वहाँ खड़े डोशी की नजर मे पे जाती है। डोशी कहता है कि मैंने आपको सेंचुरी से नहीं देखा, जब से आपको होराई से टेंसन्स ने बाहर निकाल दिया था, और वो डोशी मे को होराई में वापस लेके जाना चाहता है। ये सुन के वो सभी समझ जाते हैं कि मे कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक टेंसन है। और जब काबेमारू देखता है कि मे टेंसन वापस नहीं जाना चाहती तो वो एकदम से उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन तभी डोशी के अंदर से एक और डोशी निकलता है, और वो लोग उस एरिया में बटरफ्लाई मॉन्स्टर्स और वो सेंटिपीड वाले मॉन्स्टर्स को बुला लेते हैं। वहीं तामिया वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि अब मेरा इन बटरफ्लाई से बदला लेने का वक्त आ गया है। पर जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है उनके लिए लड़ना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि पहले तो डोशी अलग अलग कीड़ों का यूज कर रहे हैं और दूसरा इनविजिबल पावर्स का यूज कर रहे हैं। काबेमारू उनसे पूछता है कि आखिर तुम इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? वो कहते हैं कि हम डोशी हैं, हम टाओ पे रिसर्च करते हैं और उसी में ट्रेन करते हैं। टाओ को मास्टर करने के लिए उन्हें 5 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना होता है, लेकिन इसके फाइनल स्टेप को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें पार्टनर की जरूरत होती है। वो पार्टनर तुम्हारे से ऑपोजिट सेक्स का होना चाहिए, जहाँ पे तुम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हो। ये देख के तामिया का मूड डिस्गस्टेड सा हो जाता है, लेकिन डोशी कहता है कि ये बिल्कुल नोबल है, ये प्रोसेस हमारे टेंसन्स ने ही बनाया है और ये हजारों सालों से वो फॉलो भी करते आ रहे हैं। वो आगे कहता है कि हमें इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए ही मे की जरूरत है। ये सुन के गाबेमारू, तामिया और फूची तीनों को ही गुस्सा आ जाता है। डोशी बताते हैं कि मे का जन्म भी वैसे ही हुआ था जैसे कि बाकी के टेंसन्स का हुआ, लेकिन वो बाकी सबसे इंफीरियर थी, तो उसे 2 चॉइसेस दी गई, या तो वो डोशी के लिए ट्रेनिंग का पार्टनर बने या तो उसे होराई से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुन के गाबेमारू को और भी गुस्सा आ जाता है और उसके शरीर के चारों तरफ से अजीब सी वेव्स निकलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों डोशीज भी अजीब से मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। गाबेमारू और तामिया भी उनसे लड़ने लगते हैं, पर जब भी वो उन्हें डैमेज करते थे वो हील हो जाते थे, और उनके हमलों के साथ साथ उन्हें बटरफ्लाई से भी बचना था, जो कि उनके लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा था। फूची गाबेमारू से कहता है कि अगर तुम टाओ का यूज करना चाहते हो तो तुम्हें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग और वीक एक साथ रखना होगा, तुम्हें उन दोनों का बैलेंस बनाना होगा। इसके बाद उसके पास मे आती है और उसे बताती है कि टाओ को यूज कैसे करना है, जिसके बाद गाबेमारू फाइनली टाओ को फील करने लगता है। और जब मे गाबेमारू के टाओ को देखती है तो उसे पता लगता है कि गाबेमारू बहुत स्ट्रॉन्ग है। गाबेमारू उनके सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ उनके करीब पहुंच जाता है, और जब एक डोशी उसे पंच मारने की कोशिश करता है, गाबेमारू बस अपने हाथ से उसे टच करता है और उसके सारे क्रीचर्स नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों की बहुत बुरी धुलाई कर देता है। और ये देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि गाबेमारू ने टाओ का यूज करना सीख लिया है, वो भी कुछ ज्यादा ही जल्दी। और मरने से पहले वो दोनों नोटिस करते हैं कि गाबेमारू का टाओ टेंसन से मिलता जुलता है, जिसके बाद तामिया और गाबेमारू मिलकर उन्हें खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सागिरी का ग्रुप होराई पहुंच जाता है, और जब वो अंदर जाते हैं होराई उन्हें बिल्कुल ही अलग दुनिया जैसा लगता है, पर वहाँ वो अकेले नहीं थे। उनका स्वागत करने के लिए एक टेंसन सामने खड़ा था, और वो बिना समय बर्बाद किए होको की गर्दन उड़ा देता है। ये देख के उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। यूजुरिया भी समझ जाती है कि यहाँ बहुत खतरा है, तो वहाँ से 9-2-11 हो जाती है, वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो टेंशन आके उसे रोक लेता है, और रोकने का तरीका थोड़ा सेक्सुअल है। वहीं ये सब देख के सागिरी डरी हुई होती है, पर वो अपने डर पे थोड़ा काबू पाती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। तभी वो पेड़ जी कहते हैं कि वो एक टेंसन है और उसका नाम मुदान है। वहीं सेंटा को ये नहीं समझ में आ रहा होता कि गर्दन कटने के बाद भी ग्रूट बोल कैसे रहा है। टेंसन उन्हें बताता है कि वो इससे मरेगा नहीं, पर हाँ इससे वो और भी तेजी से
पेड़ में बदल जाएगा। वहीं ग्रूट उम्मीद करता है कि काश मौत के बाद उसकी सोल होराई में एंटर कर पाए, पर ये सुन के मुडान हंसता है और कहता है ये सारी सोल वाली बातें जो भी थी वो सब झूठ थी। हमारे मास्टर ने ये सब झूठ इसलिए फैलाया था ताकि वो आइलैंड के लोगों को कंट्रोल कर पाए। यहाँ पे जितने भी इंसान है वो उन्हें रिसर्च के लिए यूज किया करते थे। इसके बाद वो कुछ ह्यूमंस को समन करता है जो कि यूजिरिहा को पकड़ लेते हैं। टेंसन बताता है कि उन्होंने इन पे एक्सपेरिमेंट करके अपना स्लेव बना लिया है। इसके बाद टेंसन उन सभी को बताता है कि जो अमृत की खोज में वो आए हैं वो एक मिथ है। जो एलेक्सर हम बनाते हैं वो सिर्फ टेंसन ही यूज कर पाते हैं। अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन उसे पिएगा तो वो ट्री में बदल जाएगा। तभी अचानक से यूजिरिहा निंजुत्सु का यूज करके उनसे फ्री हो जाती है और अपनी कुनाई से टेंसन की गर्दन उड़ा देती है। वो सागिरी के पास जाती है और कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, पर सागिरी अभी भी शॉक में है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अगर अमृत झूठ है तो इसका मतलब है कि गाबिमारू को पार्डन नहीं मिलेगा। पर यूजिरिहा कहती है कि अभी हमारे लिए सबसे जरूरी यहाँ से बाहर निकलना है। पर मुडान ऑब्वियसली हील हो जाता है और एक सरप्राइज अटैक से यूजिरिहा को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है। ये देख के मुडान इम्प्रेस हो जाता है और उससे कहता है कि तुम में पोटेंशियल है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें टाओ के बारे में सिखा सकता हूँ। अगर तुम सीख गई तो तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, पर अगर तुम फेल हो गई तो और टाइम के लिए तुम्हें रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाएगा। वहीं सेंटा और सागिरी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी मुडान सागिरी के ऊपर हमला कर देता है और सागिरी दूर जाके गिरी। घटिया जोक था पता है। तभी सेंटा वहाँ पहुँच के उसके दोनों हाथ और पैर काट देता है, जिसके बाद यूजिरिहा अपने निंजुत्सु का यूज करके उसे पकड़ लेती है। जो उसने स्लाइम प्रोड्यूस किया था वो जहरीले थे, जिससे टेंसन की बॉडी पूरी तरह से बर्न हो जाती है। पर टेंसन कहता है कि तुम भले ही टाओ का यूज कर पा रही हो पर मुझे हराने के लिए ये काफी नहीं है। जिसके बाद सेंटा और यूजिरिहा साथ मिलकर उस पर लगातार हमले करते रहते हैं, पर मुडान उनके सारे हमलों को आसानी से डॉज कर लेता है और उन दोनों पे ही जोरदार हमला करता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रूट सागिरी को एक टिप देता है। वो बताता है कि वो टेंसन के नाभि वाले एरिया पे हमला करे क्योंकि वहीं से उसकी सारी बॉडी में टाओ सर्कुलेट होता है। तो सागिरी भी अब फाइट को ज्वाइन करती है। सागिरी के हमले से मुडान का पेट कट जाता है लेकिन वो आसानी से हील हो जाता है। मुडान कहता है कि तुम्हारा टाओ काफी वीक है, इससे मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन सागिरी के अगले अटैक से ही वो डैमेज हो जाता है और उसे पीछे भागना पड़ता है। वो ये देख के शॉक्ड था कि सागिरी अब पहले से ज्यादा टाओ का यूज कर पा रही थी। वहीं मुडान के चेहरे पे जो कट लगा था वो हील नहीं हो रहा था। ये देख के वो सभी समझ जाते हैं कि अगर टाओ से उस पे हमला किया जाए तो वो टेंसन को मार सकते हैं। वहीं सागिरी बताती है कि अब वो मुडान के आसपास एक ऑरा को महसूस कर पा रही है। वहीं मुडान रियलाइज करता है कि सागिरी की टाओ उसके लिए पॉइजन की तरह है। ये जान के उसे डर भी लगता है। तभी अचानक से मुडान किसी टेक्निक का यूज करता है और वो इनविजिबल हो जाता है। तभी वो अचानक से सागिरी पे हमला करने जाता है लेकिन यूजिरिहा उसे रोक देती है, पर मुडान अपने मुंह से टाओ से हमला करता है। वहीं सेंटा यूजिरिहा को बचाता है, जिसके बाद वो तीनों मिलके लगातार टेंसन पे हमला करते रहते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टेंसन पे भारी पड़ रहे हैं। लेकिन तभी वो हवा में उड़ता है और अपनी बॉडी को फीमेल में कन्वर्ट कर लेता है और अलग ही तरह के अटैक से उन तीनों पे हमला करने लगती है और वो तीनों उसके अटैक्स को डॉज करने लगते हैं। वहीं इतनी ज्यादा टाओ यूज करने की वजह से सागिरी की नाक से खून बहने लगता है और यूजिरिहा उससे कहती है कि हम अभी हार नहीं मान सकते, वो तुम्हारे अटैक से बच रहा है क्योंकि तुम्हारे अटैक्स ही उसे खत्म कर सकते हैं। यूजिरिहा अपने निंजुत्सु का यूज करती है और वो टेंसन के सारे अटैक्स झेलने के बाद भी उसे जमीन पे पटक देती है और सागिरी से उसका काम तमाम करने को कहती है। पर मुडान उठ खड़ा होता है ताकि वो खुद को डिफेंड कर पाए, लेकिन उसके पीछे से सेंटा आता है और उसे अपनी जगह से हिलने नहीं देता, जिसकी वजह से सागिरी उसका पेट काट देती है। अब वो टेंसन जमीन पे पड़ा हुआ है, पर सागिरी को यकीन नहीं हो रहा होता कि उन्होंने इसे इतनी आसानी से हरा दिया। इसके बाद वो सेंटा से पूछती है कि आखिर उसने यूजिरिहा की मदद क्यों की, पर सेंटा कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो बस यूजिरिहा की फ्रीडम को एडमायर करता है। वो बताता है कि वो बचपन से एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, पर साइमन फैमिली में पैदा होने की वजह से उसे एक स्वॉर्ड्समैन बनना पड़ा। यूजिरिहा पहली इंसान है जो कि उसकी फीलिंग्स को समझती है और वो सोचता है कि काश उसके पास यूजिरिहा की फ्रीडम भरी जिंदगी होती। वहीं दूसरी तरफ गाबिमारू के ग्रुप ने सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया है और अब भले ही गाबिमारू टाओ यूज कर सकता है लेकिन अभी उसने इसे मास्टर नहीं किया है। पर कुछ और करने से पहले वो मे का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसकी जिंदगी 2 बार बचाई थी। लेकिन तभी गाबिमारू के नाक से खून बहने लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुडान की बॉडी के चारों तरफ बहुत सारे फूल उग गए हैं, जिसे देख के वो सभी घबरा जाते हैं। तभी एक फूल यूजिरिहा पे हमला कर देता है पर सेंटा आके उसे बचा लेता है, पर इसकी वजह से सेंटा की बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है और वो भी एक पेड़ में बदलने लगता है। वहीं मुडान भी एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है और सागिरी और यूजिरिहा पे सेम अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ शियोन आ जाता है और उन सभी को बचा लेता है। शियोन नुरुगाई से कहता है कि वो सेंटा के शरीर पे उग रहे सारे फूलों को जड़ से काट दे और वो बाकी सभी से कहता है कि वो यहाँ से दूर चले जाए। होराई तक पहुँचते पहुँचते शियोन ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा था, जिसकी वजह से उसकी टाओ की नॉलेज भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जब वो मॉन्स्टर उस पे हमला करता है शियोन आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। नुरुगाई सेंटा के शरीर से सारे निकले हुए फूलों को काट देती है लेकिन उसका काफी खून बह रहा होता है, तो यूजिरिहा एक दवाई निकालती है और सेंटा के जख्मों पे
पे लगा देती है। वहीं शियोन और मॉन्स्टर के बीच में लड़ाई जारी थी। वो लगातार एक दूसरे पे वार कर रहे थे और उनकी लड़ाई से आसपास की सारी जगह तबाह हो रही थी। इसके बाद शियोन उसकी नाभि में तलवार घुसा देता है और एक जोर की लात मारता है। शियोन ने जो उसे जख्म दिया था वो भी जल्दी हील नहीं हो रहा था, लेकिन उस राक्षस का हमला भी शियोन को टच हो जाता है, जिसकी वजह से शियोन के शरीर पे भी चारों तरफ फूल उगने लगते हैं। शियोन उनके जहर से बचने के लिए अपने शरीर पे उगे सारे फूलों को काट देता है, पर इसकी वजह से उसके शरीर से खून बहने लगता है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। शियोन की हालत को देख के सागिरी कहती है कि हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए, और यूजुरिहा कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं नहीं मदद करने वाली। ये सुन के नुरुगाई उसे गले लगा लेती है और उससे पूछती है कि क्या उसे अब ठीक लग रहा है, और इसके बाद वो सागिरी को जाके भी गले लगा लेती है और उससे भी पूछती है कि क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है। सागिरी कहती है कि मुझे पहले से तो ठीक लग रहा है, तुमने ये क्या किया। नुरुगाई बताती है कि वो अपने दादा के साथ भी ऐसे ही किया करती थी, और जब उसने शियोन को गले लगाया था तो उसकी भी टाओ भी थोड़ी रिकवर हो गई थी। ये सुन के सागिरी समझ जाती है कि एक दूसरे को टच करके टाओ को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद वो सभी यूजुरिहा की दी हुई स्लाइन को अपने शरीर पे लगा लेते हैं ताकि वो उस मॉन्स्टर के टच से बच सके, और सागिरी शियोन को बताती है कि इन मॉन्स्टर की कमजोरी इनकी नाभि है। सागिरी कहती है कि वो और नुरुगाई सामने से हमला करेंगे, जिससे शियोन अपनी स्पीड का फायदा उठा के पीछे से हमला करके उसकी दोनों नाभियां काट देंगे। तो प्लान के अकॉर्डिंग नुरुगाई और सागिरी दोनों लड़ रहे होते हैं। वो सामने से हमला कर रहे थे, जिससे शियोन पीछे से जाके उसके दोनों पैर काट देता है, जिससे मॉन्स्टर जमीन पे गिर जाता है। वहीं उसकी रिजनरेशन स्पीड कम हो चुकी है, पर सागिरी भी लगातार लड़ने की वजह से थक चुकी है और उसकी नाक से खून बाहर आता है। वहीं शियोन भी काफी ज्यादा थक चुका है। इसके बाद वो मॉन्स्टर सभी पे अपनी ताव से हमला करता है। सागिरी नुरुगाई को बचा के वहां से भागने लगती है। वहीं शियोन के मन में अभी भी रिग्रेट है कि जब वो मॉन्स्टर टेंजा को मार रहा था वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो वो अपनी सारी जान लगा के मॉन्स्टर के ऊपर टूट पड़ता है। वो उसकी बेलों को काट के उस पे चढ़ने लगता है, और जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है सागिरी उसके हाथ को नीचे दबा देती है। शियोन अपनी सारी ताव को एक जगह इकट्ठा करता है, पर जैसे ही वो हमला करने वाला होता है वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि सागिरी ने उसे कहा था कि उसका वीक पॉइंट उसकी नाभि है, पर जो वो सेंस कर पा रहा था उसका वीक पॉइंट उसकी नाभि नहीं थी। तभी सेंटा चिल्ला के उसे बताता है कि एक फूल का बीज का भाग ही उसकी सबसे जरूरी चीज होती है, और यही उस टेंशन की कमजोरी है। शियोन उसके बीज के भाग को काट देता है, जिसके अंदर उस टेंशन की ही शक्ल के काफी सारे चेहरे होते हैं। इसके बाद उसका काफी सारा खून बहने लगता है, जो कि धीरे धीरे फूलों की पत्तियों में बदल जाता है। वहीं वो टेंशन मरने से पहले शियोन का शुक्रिया अदा करता है उसे मारने के लिए, और कहता है कि मैं इसी वक्त का 1000 सालों से इंतजार कर रहा था। उसके शरीर से चारों तरफ पानी बहने लगता है, जहाँ की नए नए फूल उग जाते हैं। वहीं सेंटा की हालत और खराब हो चुकी है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, और शियोन का भी काफी ज्यादा खून बह चुका है। अब यूजुरिहा के पास सिर्फ एक इंसान को बचाने लायक दवाई बची है, और वो कहती है कि दवाई को सेंटा की जगह शियोन को देना ज्यादा सही रहेगा। और वो सागिरी को समझाती है कि वो एक चोटिल इंसान को साथ में नहीं लेके जा सकते और उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सुन के सागिरी रोने लगती है। इसके बाद यूजुरिहा सेंटा के पास जाती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना ही काम की फिक्र करनी है, ना ही लोगों की बातों की। बस तुम उन चीजों के बारे में सोचो जो कि तुम्हें खुशी देते हैं। सेंटा एक ड्राइंग के बारे में सोचता है जिसमें वो खुद को और यूजुरिहा को साथ में देखता है, और ये देख के अपने आखिरी वक्त में वो खुश होता है। इसके कुछ देर बाद वो सेंटा को दफना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब गाबेमारू को होश आता है, पर होश आने के बाद वो पहले से ज्यादा चौकन्ना दिख रहा था। जितने भी लोग सामने थे वो उनमें से किसी को नहीं पहचान पा रहा था। गाबेमारू को बस इतना याद है कि वो इवागाकुरे विलेज का एक असासिन है जिसका काम सिर्फ लोगों की जान लेना है। वहीं सागिरी का ग्रुप होराई के और अंदर पहुंच जाता है, जहां उन्हें एक मंदिर दिखता है। वो वहीं कुछ टाइम रेस्ट के लिए रुक जाते हैं। वहीं यूजुरिहा और नुरुगाई वहां पड़े कपड़ों के लिए झगड़ने लगती हैं। शियोन कहता है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करना जरूरी है। वो कहता है कि टाओ हर चीज में है, और जो इंसान भी इस टाओ को मास्टर कर लेता है उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। पर वो कहता है कि हमें इन चीजों को ध्यान से यूज करना चाहिए, क्योंकि टाओ हमारी ही लाइफ फोर्स है। इसे ज्यादा यूज करने से सिर्फ हमारा स्टेमिना नहीं कम होता, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बॉडी या दिमाग पर भी कुछ बुरा असर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा यूज करने की वजह से हमारी जान भी चली जाए। तभी यूजुरिहा कहती है कि मरने से ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अमृत तो है ही नहीं। पर सागिरी कहती है कि नहीं, गाबेमारू ने बताया था कि उसके विलेज का जो मुखिया है वो अमर है। पर यूजुरिहा कहती है कि हो सकता है कि उसका विलेज गेंजुत्सु का यूज कर रहा हो, क्योंकि ऐसे निंजा असासिन्स को कंट्रोल में रखने के लिए डर बहुत जरूरी है। वो इसी डर का यूज करके गांव में सबसे अपनी बात मनवाता होगा। इसके बाद यूजुरिहा कहती है कि तुमने कहा था कि गाबेमारू की वाइफ है, जिसकी वजह से ही वो यहाँ है, पर शिनोबीज की इतनी जल्दी शादी नहीं होती, और कई बार इंसान को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ डर काफी नहीं होता, तो वो दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यूजुरिहा बेसिकली ये कह रही थी कि ऐसा हो सकता है कि गाबेमारू की वाइफ सिर्फ एक छलावा हो और सच ना हो। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि गाबेमारू को कुछ याद नहीं है, वो सोचता है कि वो यहीं पे रह के इनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा
करेगा, जब तक कि उसे समझ नहीं आ जाता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वहीं मेघ गाबीमारू के ताव को देख के डर जाती है क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर का ताव बिल्कुल खाली था। वहीं मेनलैंड पे यामादा क्लैन के एक समुराई को और भी समुराइज को इकट्ठा करके उसी आइलैंड पे जाने को कहा है। और अभी के लिए कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।